हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पूर्ण रूप से ख़त्म कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 1.2 का बेसिक कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटके रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से बच्चे 9th में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं। तो अगर आप लोग में से कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो 9th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम है, क्लास नहीं ले पाए थे मैथ की या साइंस की, कोई भी हो, मैथ और साइंस मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उन लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को क्लास 9th की कोई ऐसी चीज़ अगर यहाँ पर आएगी इस चैप्टर में या पूरे सिलेबस में, तो मैं आप लोग को एकदम ज़ीरो से वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो अगर आप लोगों ने 9th में मैथ नहीं पढ़ी है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपका भाई आपके साथ है। ठीक, तो आज हमारा ये टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो ये परिमेय ये ऐसा भूत है जो हमें 9th में ही मिल जाता है। ठीक, ये परिमेय, इस भूत को देखकर बच्चे 9th से ही डरने लगते हैं। ठीक, तो वो भूत हमें आपके अंदर से भगाना है। तो बस आप मेरा साथ ऐसे देते रहिए। मैथ में आपको मैं ज़ीरो से हीरो बना के दिखाऊंगा, बस आप मेरा साथ देते रहिए ऐसे। देखिए, इस डिफिनीशन में आपको दो शब्द दिखाई देंगे, भाज्य और अभाज्य। वैसे आप लोगों में से कई बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोग को नहीं पता। तो देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनमें हम केवल एक, भाज्य संख्याएं कि जिनमें हम एक और उनके खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भाग दें अगर, तो हमारा जो शेषफल है वो एक 0 आएगा। ठीक, और इसे लैंग्वेज में अगर आप बताना चाहें तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। ठीक, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, और देख लो 4 है, 6, 8। अब 2 है, इसको 2 में केवल हम 1 का भाग कर सकते हैं और खुद का 2 का। ठीक, और किसी से ये पूर्णतया विभाजित नहीं है। ऐसे 3 देख लीजिए आप। ठीक, 3 केवल 1 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतया, और ये खुद से 3 से, इसके अलावा किसी से भी ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। मीन्स पूरी भाग इसमें नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। ऐसे 5 है, तो ये क्या हुई, ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक, और भाज्य संख्याएं जैसे 4 है, 4 में 1 का भी भाग हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, ठीक, और 4 का हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4, इसमें 3 संख्याओं का भाग हो सकता है। ठीक, तो इसलिए ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाज्य और अभाज्य शब्द से आप लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे। ठीक, ऐसे 6 देख लीजिए, 6 में 2 का भाग हो जाएगा। ठीक, और किसका भाग हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का नहीं, 5 का नहीं और 6 का। ठीक, तो 6 में 4 संख्याओं का भाग हो सकता है पूरा। तो इसलिए ये कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो इसके बाद अब हम आते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए हमने लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। समझ में नहीं आया? मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया। अभी देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। प्रत्येक भाज्य संख्या को, इसीलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि भाज्य और अभाज्य अगर नहीं आता है, अगर आपको भाज्य अभाज्य नहीं पता तो ये कभी नहीं समझ में आएगा। 7 जन्म आप ले लो, 7 जन्म नहीं समझ में आएगा, ठीक। अगर भाज्य अभाज्य संख्या पता है तो सब ये खेला एकदम जीरो है आपके लिए, 0/भेली, ठीक। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को, मान लीजिए कोई हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं 12, ठीक, ये भाज्य संख्या है। अब पढ़ते रहिए और मैं आपको देखिए एग्जाम्पल देता रहूँगा साथ साथ में। अभी देखिए किस तरह एकदम मक्खन हो जाएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। अब इसको हम, ये देखिए कि आप लोगों ने क्लास 7th 8th से ही गुणनखंड करना सीख लिया होगा और पिछले कई वर्षों से आप लोग गुणनखंड करते आ रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ करना है, ठीक। सबसे पहले किससे होता है? 2 से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि संख्याएं हमारी अभाज्य होनी चाहिए सब। यहाँ जो भी संख्याएं रहेंगी सब अभाज्य रहेंगी। तो 2 से जाएगा 6 में, फिर 3 में जाएगा, फिर 1। तो समझ में आ गया कि यही लिखा है यहाँ कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अब यहाँ तक हो चुका है। अब आपको केवल इतना भी समझ में नहीं आया होगा कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब ये जो गुणनखंड है इसका क्रम कोई मायने नहीं रखता। क्रम कुछ भी हो, हमें क्रम से नहीं मतलब है। जैसे देख लीजिए आप, ये 12 है, इसको हम चाहे पहले तीन से काटें अगर, तो 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 कम 2। तो अब देखिए ये 12, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसमें देखिए सबसे पहले 3 गुणे 2 गुणे 2। अब ये देखिए ये परिमेय, इसका कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कोई भाज्य संख्या थी, ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, ठीक, ये और ये। अब देखिए तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब इसका क्रम मायने नहीं रखता। क्रम कुछ भी हो, आप पहले यहाँ 3 से कर दिए, यहाँ पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से किए, यहाँ पहले हमने 3 से कर दिया, फिर 2 से, 2 से, ठीक। तो क्रम मायने नहीं रखता। अगर आप इसको करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ही आएगा। और अगर आप ऐसे करें 2 दूनी 4 3 12, तो 12 आएगा, ठीक। मतलब कान चाहे ऐसे सीधे पकड़ो ये वाला, और चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है। समझ में आया? तो ये परिमेय यही है कि कान चाहे ऐसे सीधे पकड़ लो और चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो। समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा व लासा ज्ञात करना। मासा इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और लासा को क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको मासा और लासा ये 2 शब्द दिख रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि मासा क्या है। तो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है,
या मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। ठीक। और लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक। अब देखिए कि इस तरीके से हमें बहुत क्वेश्चन आएंगे 1.2 एक्सरसाइज में। उसमें वो लिखा रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए या लासा ज्ञात कीजिए। ठीक। तो हमने थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिया है। अभी आपको मैं जैसे एग्जांपल करवाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कोई खास नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम किस तरह ज्ञात करेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा बराबर संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं। ये देखिए, जैसे संख्या हमारी दी रखी है, एग्जाम्पल है, कोई संख्या दे रखी है 12 और 16। अब हमें इसका क्या HCF, इसका हमें बोले HCF ज्ञात कीजिए, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 अकम 3। ठीक। अब देखिए 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक। 3 दूनी 6 और दूनी 12। अब देखिए 12 बराबर आया है 2 कितनी बार है? 1 2। तो हम इसे लिख देंगे कि 2 की पावर 2 और इंटू लगाएंगे 3। 3 की पावर 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। ये हिडन रहता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो हम लिख दे रहे हैं आप लोग की संतुष्टि के लिए। और फिर देखिए 16 में क्या है? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। ठीक। कितनी बार आया है? 4 बार आया है। अब देखिए अगर हमें इसका HCF पूछे, HCF, तो HCF क्या होगा? देखिए जो मैंने लिखा है कि संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ। अच्छा, उभयनिष्ठ समझ में आया शब्द क्या है? उभयनिष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। ठीक। जो दोनों के पास हो। एक मैं आपको थोड़ा मजाकिया टाइप का एक एग्जांपल समझाता हूँ कॉमन, कि जैसे हमारे पास कितनी आंखें आपको दिख रही हैं? 1 2 4 तो नहीं दिख रही है भाई किसी को, ध्यान से देखो। 1 2 और आपके पास कितनी है? 1 2 होंगी, किसी के पास 4 भी हो सकती हैं नहीं, 1 2 2 आँख सबके पास होती है। तो 2 आँख हमारे पास है और 2 आँख आपके पास है। तो अगर पूछा जाए कि आँख हम दोनों में कॉमन कुछ बताओ, तो सबसे पहली चीज़ क्या दिखेगी? आँख हमारी कॉमन है। हमारे हाथ कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं, 4 तो भाई नहीं दिख रहा है किसी को। नहीं, 2 ही दिख रहे हैं, हमें तो भाई 2 ही दिख रहे हैं। अगर 4 किसी को दिख रहे हैं तो आप लोग खुद जानो, और 2 ही आपके पास होंगे। ठीक। तो हमारा हाथ भी कॉमन है, मीन्स जो दोनों के पास हो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। और हिंदी में उसी को हम एक नया नाम उभयनिष्ठ देते हैं। ठीक। तो उभयनिष्ठ देखिए कि संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ, अब ये देखिए कि इसमें उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको? जो दोनों में हो। 2 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, तो 2 लिख लिए। अब देखिए उसके बाद में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। घात मतलब इंग्लिश में पावर बोलते हैं, वो भी न्यूनतम घात के साथ लिया जाएगा। इन दोनों में से जो इनका अभाज्य गुणनखंड आया है, ठीक, तो इनमें जो संख्या उभयनिष्ठ होगी वो भी न्यूनतम घात वाली संख्या, न्यूनतम मतलब जो सबसे कम घात वाली संख्या होगी। ठीक।
ठीक, न्यूनतम घात वाली। तो 4, इसकी घात 4 है और इसकी घात 2 है, तो हम ये वाली संख्या लेंगे 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। तो 12 और 16 का HCF मतलब मासा कितना आया, 4 आया। ठीक, अगर पूछा जाए कि इसका LCM क्या होगा, क्या LCM क्या होगा, तो LCM आप देखिए मैंने लिखा है यहाँ कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा बराबर संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इसमें देखिए, अभी मैं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी मैं आपको केवल एग्जाम्पल से ही देखिए अभी फील करवा दूंगा। ठीक, कैसे, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए कि LCM क्या होगा, संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें जो भी गुणनखंड हैं सब ले लेना है। और एक चीज़ और कि एक खानदान के केवल एक ही लोग को लेना है। ठीक, ये जिससे इसमें 2 है इसमें 2 है, तो ये नहीं कि 2 की पावर 2 भी 2 की पावर 4 भी, इस तरह नहीं लिखना है। देखिए केवल हम 2 लिखे और 3 लिखे। ठीक, कि संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात 2, इसमें जो कॉमन है सबसे बड़ी घात किसकी है, 4 है ना, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लेंगे। ठीक, और इसकी घात 1 है, तो इसमें किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक, और HCF की बात होगी जब, मासा की बात होगी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होगी, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, कॉमन लेंगे, वो भी न्यूनतम सबसे कम वाली घात। और जब मासा कंफ्यूज, लासा की जब बात होगी, LCM की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे सारी संख्याओं को हम लिख लेंगे। उसके बाद में जो सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी घात वाली संख्या होगी उनका गुणनफल क्या होगा, हमारा लासा होगा। तो अब क्या करना है, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, इसका LCM हो गया 48। ठीक, समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अभी आपको एक इसका क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ साइड में, देखिए हमारा जो ये बेसिक का पार्ट है इसको मैं आप लोग को इस तरह पढ़ा रहा हूँ ना कि जैसे हम एक्सरसाइज के तरफ चलेंगे 1.2 की तरह, आप स्वयं सारे क्वेश्चन स्वयं करेंगे, मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इसी तरह रहेगा। ठीक, मैं टॉपिक लूँगा, उसका बेसिक पढ़ाऊँगा, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँगा, जिससे अगर एक्सरसाइज की तरफ आप नज़र अगर फेरें तो मुझे पढ़ाने कोई ज़्यादा ज़रूरत ना रहे, आप स्वयं सारे क्वेश्चन स्वयं कर लें। ठीक, क्वेश्चन में रटाऊंगा नहीं आपको, मैथ में आपको फील करवाऊंगा। मैथ में जब आपको ये समझ में आए कैसे, तब तो मैथ पढ़ने से भाई फ़ायदा है, नहीं तो फर्जी टाइम वेस्ट करना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको साइड में, देखिए कि 12 और 18 अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और 18 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 12 और 18 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, और ये 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, अब देखिए 12 बराबर 2 की पावर 2, 2 बार दिख रहा है ना, फिर गुणे 3 की पावर 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1, फिर 18 बराबर 2 गुणे 3 कितनी बार, 1 2, तो 3 की पावर 2। ठीक, अब HCF सबसे पहले पूछा है HCF, तो HCF क्या होगा,
और एलसीएम क्या होगा। अब ऊपर जो लिखा है उसको कहानी, राम कहानी, कथा कहानी, उसको वहीं पर आप भूल जाओ, मतलब भूल मत जाओ, मतलब मैं आपको यहाँ जो करा रहा हूँ आप वो देखो कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में सबसे पहले इतना काम तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, इतना आप लोग को करना है, ठीक। उसके बाद में एचसीएफ की अगर बात आए तो आप सबसे पहले ऐसा हम देखेंगे अंक जो दोनों के पास हो, ठीक। कुछ ऐसा हम पकड़ेंगे कि जो दोनों में हो। तो ये 2 2 दोनों में है और 3 3 दोनों, ये भी दोनों में है। तो यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है दोनों के पास। उसके बाद में सबसे कम घात वाली संख्या, घात किसकी लगेगी, उसके सबसे पहले जो कॉमन हो वो लिख लेना आप, ठीक। अगर यहाँ पर 5 भी होता, 7 भी होता तो वो भी हम लिख लेंगे। उसके बाद में हमें ये करना है कंफर्म कि घात कौन सी लगेगी, कितनी लगेगी, ठीक। अब देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यहाँ 3 की घात ये 2 है, 1 ये है। तो हम ये कैसे जान करें कि यहाँ पर घात क्या हो, कैसे पता करें। तो अगर हमें एचसीएफ पूछेगा, अगर मुझसे एचसीएफ पूछेगा, ध्यान से सुनो, अगर एचसीएफ पूछेगा तो सबसे छोटी वाली घात लगाएंगे हम। तो सबसे छोटी घात 2 पे सबसे छोटी घात कौन सी है, 1 1, और 3 पे सबसे छोटी घात 1, तो 3 पे भी 1। अब इसका तो आप कर ही सकते हैं, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 2 3 6, तो एचसीएफ इसका निकल के आया 6, ठीक आंसर। अब एलसीएम की अगर बात करेगा तो एलसीएम में 2 और 3 ये भी दिख रहा है आपको, और इसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, और 3 की सबसे बड़ी घात ये भी 2 है। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 9 और 9 चौक 36, एलसीएम आया हमारा 36। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक। समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई अगर डाउट रह गया है तो जब मैं एक्सरसाइज पर आऊँगा तब आपको एकदम ये हलवा हो जाएगा, मक्खन एकदम हो जाएगा, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि दो संख्याओं या 3 संख्या कुछ भी हो सकती हैं, कि 2 संख्याओं तथा उनके मासा तथा लासा के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको 10th में, केवल 2 ही संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें हैं। तो अगर 2 संख्याएं दी हैं कोई a और b, ठीक, इसे मान लो पहली संख्या है और इसे मान लो दूसरी संख्या है, ठीक। तो उनके मासा तथा लासा के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक। इसको हम एक फॉर्मूले से समझते हैं कि 2 संख्याओं का LCM इंटू HCF, 2 संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। क्या कि अगर 2 संख्या दी हैं और उनका जो एलसीएम है और एचसीएफ है उनका गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको दिया रहेगा कि दोनों संख्याएं दी रहेंगी और एक लासा दिया जाएगा, तो बोलेगा इसका आप मासा ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दोनों संख्याएं आप यहाँ पुट कर देना, अगर लासा दिया है तो आप यहाँ कर लेना, और एचसीएफ अगर पूछे तो एलसीएम से आप इसमें दोनों के गुणनफल में डिवाइड कर देना, ठीक। वो कैसे होगा वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सही है या मैं आपको केवल चूतिया बना रहा हूँ, तो आप ये मैंने अभी करवाया था एग्जाम्पल, यहाँ से आपको प्रूव करवा दे रहा हूँ कैसे
सही है या मैं सिर्फ आपको चूतिया बना रहा हूँ? एलसीएम और एचसीएफ, मान लीजिए दो संख्याएं कौन सी हैं, 12 और 18। ठीक, दो संख्याएं हैं 12 व 18। तो एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल है इसके 12 और 18 का एलसीएम कितना निकल के आया था, 36। कितना निकल के आया था, 36। और इंटू एचसीएफ कितना आया था, 6। और इज इक्वल्स टू पहली संख्या कौन सी, 12 और गुणे दूसरी संख्या 18। ठीक, अब इनका जो गुणनफल होगा दोनों का, वो अगर बराबर आ गया तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये सही रहेगा, अगर बराबर नहीं आया तो ये फॉर्मूला गलत है। ठीक, करते हैं, देखिए 36, 6, 3 एलसीएम, 36 18 और 3 21 और 18 दूना 36, 3 18 कम 18 3 21, 216 बराबर 216। ठीक, 216 बराबर 216 आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो मैं साइड में हो जाता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, उसका मैंने आप लोग को आज बेसिक बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब अगर हम 1.2 एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका 90% जो होता है फंडा, वो आप लोग को यहीं क्लियर हो गया, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा होगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।